आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इनका हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में हमने जाना इस धरती पर आदमी कब पैदा हुआ। आज के पत्र का शीर्षक है शुरू के आदमी कैसे थे। मैंने अपने पिछले खत में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ अक्ल का फर्क होता है। अक्ल ने आदमी को उन बड़े बड़े जानवरों से ज़्यादा चालाक और मजबूत बना दिया जो मामूली तौर पर उसे नष्ट कर डालते। ज्यों ज्यों आदमी की अक्ल बढ़ती गई वो ज़्यादा बलवान होता गया। शुरू में आदमी के पास जानवरों से मुकाबला करने के लिए कोई खास हथियार नहीं थे। वो उन पर सिर्फ पत्थर फेंक सकता था। इसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और भाले और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनाई जिनमें पत्थर की सुई भी थी। हमने इन पत्थरों के हथियारों को साउथ केंसिंगटन और जेनीवा के अजायब घरों में देखा था। धीरे धीरे बर्फ का जमाना यानी आइस एज खत्म हो गया, जिसका मैंने अपने पिछले खत में जिक्र किया है। बर्फ के पहाड़ मध्य एशिया और यूरोप से गायब हो गए। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती गई आदमी फैलते गए। उस जमाने में न तो मकान थे और न कोई दूसरी इमारत थी। लोग गुफाओं में रहते थे। खेती करना किसी को नहीं आता था। लोग जंगली फल खाते थे या जानवरों का शिकार करके मांस खाकर रहते थे। रोटी और भात उन्हें कहाँ मयस्सर होता, क्योंकि उन्हें खेती करनी आती ही नहीं थी। वे पकाना भी नहीं जानते थे। हाँ, शायद मांस को आग में गर्म कर लेते हों। उनके पास पकाने के बर्तन जैसे कढ़ाई और पतीली भी नहीं थे। एक बात बड़ी अजीब है, इन जंगली आदमियों को तस्वीर खींचना आता था। ये सच है कि उनके पास कागज कलम पेंसिल या ब्रश नहीं थे। उनके पास सिर्फ पत्थर की सुइयां और नोकदार औजार थे। इन्हीं से वे गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। उनके बाज बाज खाके यानी अनेकों खाके खासे अच्छे हैं, मगर वे सब एकरुखे हैं। तुम्हें मालूम है कि एक रुखी तस्वीर यानी साइड पोज खींचना आसान है और बच्चे इसी तरह की तस्वीरें खींचा करते हैं। गुफाओं में अंधेरा होता था, इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों। जिन आदमियों का हमने ऊपर जिक्र किया है वे पाषाण या पत्थर युग के आदमी कहलाते हैं। उस जमाने को पत्थर का युग इसलिए कहते हैं कि आदमी अपने सभी औजार पत्थर से बनाते थे। धातुओं को काम में लाना वे नहीं जानते थे। आजकल हमारी चीज़ें अक्सर धातुओं से बनती हैं, खासकर लोहे से, लेकिन उस जमाने में किसी को लोहे का या कांसे का पता नहीं था, इसलिए पत्थर काम में लाया जाता था। हालांकि उससे कोई काम करना बहुत मुश्किल था। पाषाण युग के खत्म होने के पहले ही दुनिया की आबो हवा बदल गई और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ के पहाड़ अब उत्तरी सागर तक ही रहते थे और मध्य एशिया और यूरोप में बड़े बड़े जंगल पैदा हो गए। इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति रहने लगी। ये लोग बहुत सी बातों में पत्थर के आदमियों से ज़्यादा होशियार थे, लेकिन वे भी पत्थर के ही औजार बनाते थे। ये लोग भी पत्थर ही के युग के थे, मगर वो पिछला पत्थर का युग था, इसलिए वे नए पत्थर के युग के आदमी कहलाते थे। यानी पिछला पत्थर का युग पेलियोलिथिक एज और नया पत्थर का युग नियोलिथिक एज। गौर से देखने से मालूम होता है कि नए पत्थर युग के आदमियों ने बड़ी तरक्की कर ली थी। आदमी की अक्ल और जानवरों के मुकाबले में उसे तेजी से बढ़ाई लिए जा रही है। इन्हीं नए पाषाण युग के आदमियों ने एक बहुत बड़ी चीज निकाली और ये खेती करने का तरीका था। उन्होंने खेतों को जोत कर खाने की चीजें पैदा करना शुरू कर दिया। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अब उन्हें आसानी से खाना मिल जाता था। इसकी जरूरत नहीं थी कि वे रात दिन जानवरों का शिकार करते रहे। अब उन्हें सोचने और आराम करने की फुर्सत मिलने लगी, और उन्हें जितनी ही ज़्यादा फुर्सत मिलती थी नई चीज़ें और तरीके निकालने में वे उतनी ही ज़्यादा तरक्की करते थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और उनकी मदद से खाना पकाने लगे। पत्थर के औजार भी अब ज़्यादा अच्छे बनने लगे और उन पर पॉलिश भी अच्छी होने लगी। उन्होंने गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी वगैरह जानवरों को पालना सीख लिया और वे कपड़े भी बुनने लगे। वे छोटे छोटे घरों या झोपड़ों में रहते थे। ये झोपड़े अक्सर झीलों के बीच में बनाए जाते थे, क्योंकि जंगली जानवर या दूसरे आदमी वहां उन पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे। इसलिए ये लोग झील के रहने वाले कहलाते थे। तुम्हें अचंभा होता होगा कि इन आदमियों के बारे में हमें इतनी बातें कैसे मालूम हो गई।
उन्होंने कोई किताब तो लिखी नहीं, लेकिन मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि इन आदमियों का हाल जिस किताब में हमें मिलता है वो संसार की किताब है। उसे पढ़ना आसान नहीं है, उसके लिए बड़े अभ्यास की ज़रूरत है। बहुत से आदमियों ने इस किताब के पढ़ने में अपनी सारी उम्र ख़त्म कर दी है। उन्होंने बहुत सी हड्डियाँ और पुराने ज़माने की बहुत सी निशानियाँ जमा कर दी हैं। ये चीज़ें बड़े बड़े अजायब घरों में जमा हैं और वहाँ हम उम्दा चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ और बर्तन, पत्थर के तीर और सुइयाँ, बहुत सी दूसरी चीज़ें देख सकते हैं जो पिछले पत्थर युग के आदमी बनाते थे। तुमने खुद इनमें से बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन शायद तुम्हें याद ना हो। अगर तुम फिर उन्हें देखो तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकोगी। मुझे याद आता है कि जनीवा के अजायब घर में झील के मकान का एक बहुत अच्छा नमूना रखा हुआ था। झील में लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए थे और उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बांधकर उन पर झोपड़ियाँ बनाई गई थी। इस घर और जमीन के बीच में एक छोटा सा पुल बना दिया गया था। ये पिछले पत्थर के युग वाले आदमी जानवरों की खालें पहनते थे और कभी कभी सन के मोटे कपड़े भी पहनते थे। सन फ्लैक्स एक पौधा है जिसके रेशों से कपड़ा बनता है। आजकल सन से महीन कपड़े या लिनन बनाए जाते हैं, लेकिन उस जमाने के सन के कपड़े बहुत ही भद्दे रहे होंगे। ये लोग इसी तरह तरक्की करते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाने शुरू किए। तुम्हें मालूम है कि कांसा तांबे और टिन के मेल से बनता है और इन दोनों से ज़्यादा सख्त होता है। वे सोने का इस्तेमाल करना भी जानते थे और इसके जेवर बनाकर इतराते थे। हमें ये ठीक तो मालूम नहीं है कि इन लोगों को हुए कितने दिन गुजरे, लेकिन अंदाज से मालूम होता है कि 10,000 साल से कम नहीं हुए होंगे। अभी तक तो हम लाखों वर्षों की बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम आजकल के ज़माने के करीब आते जाते हैं। नए पाषाण युग के आदमियों में और आजकल के आदमियों में एकाएक कोई तब्दीली नहीं आ गई। फिर भी हम उनके जैसे नहीं हैं। जो कुछ तब्दीलियां हुई बहुत धीरे धीरे हुई और यही प्रकृति का नियम है। तरह तरह की कौमें पैदा हुई और हर एक कौम के रहन सहन का ढंग अलग था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों की आबो हवा में बहुत फ़र्क था और आदमियों को अपना रहन सहन उसी के मुताबिक बनाना पड़ता था। इस तरह लोगों में तब्दीलियां होती जाती थीं, लेकिन इस बात का जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात का जिक्र और करूंगा। जब नया पत्थर का युग खत्म हो रहा था तो आदमी पर एक बड़ी आफत आई। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि उस जमाने में भूमध्य सागर था ही नहीं। वहाँ चंद झीलें थीं और इन्हीं में लोग आबाद थे। एकाएक यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर के पास जमीन बह गई और अटलांटिक समुद्र का पानी उस नीचे गड्ढे में भर आया। इस बाढ़ में बहुत से मर्द और औरतें जो वहाँ रहते थे डूब गए होंगे। भाग कर जाते कहाँ, सैकड़ों मील तक पानी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। अटलांटिक सागर का पानी बराबर भरता गया और इतना भरा कि भूमध्य सागर बन गया। तुमने शायद पढ़ा होगा, कम से कम सुना तो है ही, कि किसी जमाने में बड़ी भारी बाढ़ आई थी। बाइबल में इसका जिक्र है और कई संस्कृत की किताबों में भी उसकी चर्चा आई है। हम तो समझते हैं कि भूमध्य सागर का भरना ही वो बाढ़ होगी। ये इतनी बड़ी आफत थी कि इससे बहुत थोड़े आदमी बचे होंगे और उन्होंने अपने बच्चों से ये हाल कहा होगा। इसी तरह ये कहानी हम तक पहुंची। इन शब्दों के साथ नेहरू जी का 7वां पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में वे बताते हैं तरह तरह की कौमें कैसे बनी। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित और भी बहुत सी जानकारी मिलेगी। मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप नेहरू जी के संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गिरिवाला जोशी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।